नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में, जहां हमारा भावी जो उत्तराखंड का पटवारी बीपीडीओ लेखपाल का परीक्षा होने वाली है ना 21 सितंबर को। आपने देखा होगा 21 सितंबर को आप लोगों का पेपर होगा। कब होने वाला है? 21 सितंबर 2025 को। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए हमारे द्वारा एक प्रैक्टिस सेशन लगाया जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें आप सभी के प्रीवियस ईयर में उत्तराखंड के पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और उनसे संभावित जितने भी उनके अदर फैक्ट हो सकते हैं उनको लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा पहले क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है निकोलस कॉपरनिकस ने, दूसरा गैलीलियो गैलीली ने, तीसरा है जोहान्स केपलर ने और चौथा है आपका फ्रेडरिक बेशली ने। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को पूछा जा रहा है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। कौन सा? हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, ठीक है ना। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है कि हीलियो का अर्थ होता है यहां पर सन, सूर्य, और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्रित, ठीक है ना। सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो बच्चों अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सूर्य है क्या कहा जा रहा था कि ये केंद्र में है। क्या इससे पहले हमारा क्या कहा जा रहा है? सूर्य कहां है? केंद्र पर है। और सूर्य के चारों ओर क्या परिभ्रमण कर रहे हैं? हमारे ग्रह घूम रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बुध को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, पृथ्वी, मंगल, एस्टेरॉइड बेल्ट आता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और अंत में यम आता है, ठीक है ना। तो इनका नाम लिख लें जरा। तो आप देखिए, तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है सूर्य के सबसे जो समीप है? वो है हमारा बुध। दूसरा कौन सा है? शुक्र। तीसरा कौन सा है? पृथ्वी। चौथा कौन सा है? मंगल। और इसके बीच में फिर क्या आता है बच्चों? हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट। और जो हमारे अंदर के जो ग्रह है ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। इसका मतलब क्या हो गया? टेरेस्ट्रियल जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, जिनके पास अपना भूभाग है, स्थल मंडल है, वो हमारा कौन से हो गए? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए, पार्थिव ग्रह इन्हें को कहा जाता है। फिर इसके बाद बच्चों जो हमारे प्लैनेट्स आते हैं वो कौन से प्लैनेट्स हैं? ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने क्या कहा? मंगल के बाद बच्चों हमारा आता है बृहस्पति, जो हमारा सौर परिवार है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। फिर आता है बच्चों हमारा शनि। शनि के बाद आता है अरुण। अरुण के बाद आता है वरुण, ठीक है ना। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। तो इस तरीके से हमारा यूरेनस और नेपच्यून, इस तरीके से हमारा क्या होता है? क्रम बढ़ता है। तो इस सिद्धांत को देने वाला हमारा कौन था? आपका इसका ऑप्शन ए कौन सा है? कॉपरनिकस, ठीक है ना। निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा इस सिद्धांत को क्या दिया गया था? पेश किया गया था। और इसी सिद्धांत के बाद एक सिद्धांत बच्चों आपसे और पूछा जाता है, जिसमें बोला जाता है जियोसेंट्रिक सिद्धांत। क्या बोला जाता है? जियोसेंट्रिक सिद्धांत, ठीक है ना। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? भू या पृथ्वी, और पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत को देने वाला कौन था? तो वो था क्लाउडियस टॉल्मी। कौन था बच्चों? क्लाउडिया देने वाला, क्लाउडिया टॉल्मी, ठीक है ना। क्लाउडिया टॉल्मी ने क्या कहा था कि पृथ्वी बीच में है और इसके चारों ओर जो हमारे ग्रह हैं या सूर्य है, ये सूर्य चक्कर लगा रहा है। सूर्य किसके चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो जो पृथ्वी केंद्रित जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? हमारा क्लाउडिया टॉल्मी के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। टॉल्मी है, क्लाउडियस टॉल्मी। और जो हमारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था? निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा, ठीक है ना। कॉपरनिकस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था कि सूर्य बीच में है और इसके चारों ओर हमारे ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहा है कि 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना तुलुवंशी जो हमारे हरिहर और बुक्का है उनके द्वारा की गई थी। इसमें ऑप्शन क्या है? रामराय, कृष्णदेव रॉय, हरिहर तथा बुक्का। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा क्या किया गया था बच्चों? हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में है कहां पर? यदि आप भारत को देखते हैं तो भारत का ये कुछ हमारा प्रायद्वीपीय भाग है। यहां पर वर्तमान में हमारा क्या है बच्चों? कर्नाटक, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारा कर्नाटक के पास में एक स्थान पड़ता है हम्पी, ठीक है ना। तो विजयनगर साम्राज्य, ठीक है,
तो इसी के ऊपर में है हमारा बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है बच्चों, वो कब होती है? 1336 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा होती है? हमारे हरिहर और बुक्का नामक जो दो भाई थे, उनके द्वारा इसका क्या होती है? स्थापना होती है। इसी वंश में एक आगे हमारे महान प्रतापी राजा आते हैं जिनका नाम था कृष्णदेव रॉय। ठीक है ना, कृष्णदेव रॉय। इनके दरबार में कौन थे बच्चों? अष्ट दिग्गज रहा करते थे। ठीक है ना, जिनमें से आपने नाम सुना होगा तेनालीरामा, हमारे टीवी चैनल में भी आता है ना। तो वो हमारे किससे संबंध रखते हैं? कृष्णदेव रॉय, विजयनगर साम्राज्य का जो राजा था वो कौन थे? कृष्णदेव रॉय। और इन्हीं की पुस्तक का नाम क्या है? आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ। अगर आप इसे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आमुक्तमाल्यदा, आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ। ठीक है ना। तो इसकी भाषा कभी कभी पूछ लेता है, तो इसकी भाषा क्या है बच्चों? तेलुगु। इसकी भाषा क्या है? तेलुगु। ठीक है ना। जो हमारा आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ है, इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? तेलुगु। ठीक है ना। तो यहां पर हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है नंधौर वन्यजीव अभयारण्य। ये शब्द लिखिएगा बच्चों, ये अभयारण्य नहीं होता है, अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? पहला है आपका नैनीताल पौड़ी, दूसरा टिहरी उत्तरकाशी, तीसरा देहरादून या हरिद्वार, चौथा है नैनीताल या चंपावत। यदि आपको ज्ञान होगा बच्चों तो हल्द्वानी नाम का जो स्थान है हमारे जो उत्तराखंड में नैनीताल जिले में, उसके पास से निकलती है हमारी गौला नदी। तो गौला नदी की ही एक सहायक नदी है बच्चों नंधौर नदी। ठीक है ना। यहाँ पर है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो पूर्वांतर, जो पूर्व में जो हमारे जिले हैं, यहाँ पर है हमारा क्या? नैनीताल। ठीक है ना। तो नैनीताल के अंदर से निकलने वाली जो धार, पानी धार से हमारी निकलती है कौन सी नदी? गौला नदी। उस गौला नदी की जो सहायक नदी है बच्चों, यहाँ पर है हमारा क्या? नंधौर। ठीक है ना। तो उसी के आसपास में जो उसी का क्षेत्र है वहां पर क्या पाया जाता है? हमारा नंधौर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है ना, अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कहा जाता है। तो ये भारत का अभी, उत्तराखंड का अभी क्या है? उत्तराखंड का नवीनतम वन्यजीव या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? इसकी स्थापना होती है 2012 में। ठीक है ना। और इसी तरीके से उत्तराखंड में यदि आपसे बोलता है कि उत्तराखंड में यदि कुल वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, तो उत्तराखंड में है 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं। और यदि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो हमारे 6 हैं। ठीक है ना। तो इसके जो ऑप्शन सही होगा वो चंपावत और नैनीताल का जो जनपद है, इन दोनों से सीमा साझा करते हुए हमारी कौन सा वन्यजीव अभयारण्य आता है? नंधौर वन्यजीव अभयारण्य। इसी तरीके से आप गोविंदराज जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है, इसके बारे में सुनते हैं। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, इसके बारे में आप सुनते हैं। और हमारा जो नंधौर, तो यहाँ पर हो गया। अगला आपसे पूछता है कौन सा? बिनसर हो गया, मसूरी हो गया, और हमारा अंतिम रूप से तो हमारा नंधौर हो गया। तो हमारे कुल थे। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है बच्चों? भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या? तो वो है वंदे मातरम। ठीक है ना। वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, राष्ट्रीय गीत। अब इसकी रचना कब होती है? रचना किसके द्वारा की जाती है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पहला तो ये उत्तर सही हो गया। दूसरा, इसे सबसे पहले गाया कब गया? सबसे पहले गाया गया 1896 के कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन है, उसमें इसको गाया जाता है बच्चों। नहीं, ठीक है, गाया गया। और इसे राष्ट्रगीत घोषित कब किया गया? इसे राष्ट्रगीत घोषित किया जाता है हमारा 24 जनवरी 1950 में। ठीक है ना। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को कब हमारा शामिल किया जाता है संविधान में, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के तौर पर? तो 24 जनवरी 1950। और यदि आपसे पूछ रहा है, हमारा इसकी रचना पूछ रहा है ना आपसे, रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या पिडिम्बरी सुब्बा। तो हमारा ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किसकी स्थापना की, किसकी रचना की जाती है? हमारे राष्ट्रगान की। इनकी रचना क्या है? राष्ट्रगान, जनगण मन।
ठीक है ना बच्चों। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, और पिंगली वेंकैया ने हमारे झंडे का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से 1911 में किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा के याद में बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया वर बिल्ड इन 1911 कमोरेट टू विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी। तो भारत में बच्चों आपको पता होगा दिल्ली दरबार लगता है, ठीक है, आपको पता होगा दिल्ली दरबार लगता है। ये दिल्ली दरबार लगता कब है बच्चों, 1911 में। इस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो वाइसरॉय थे हमारे हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, हार्डिंग सेकंड हमारे क्या थे, भारत के वाइसरॉय थे। और इसी दिल्ली दरबार में क्या होता है बच्चों, बंगाल विभाजन रद्द होता है। आपने बंगाल विभाजन के बारे में सुना होगा 1905 का। तो इसमें क्या होता है, बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है और इसी में क्या किया जाता है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा, बनाने की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। बच्चों घोषणा होती है 1911 में और राजधानी स्थानांतरित कब होती है कलकत्ता से दिल्ली में, तो वो होती है 1912 में होती है, ठीक है ना। तो राजधानी बनाने की घोषणा भी कब की जाती है, हमारे दिल्ली दरबार में की जाती है। बंगाल विभाजन का जो रद्द करना है वो कब होता है, हमारे 1911 में जो हमारा भारत में दिल्ली दरबार लगा था। और इसी समय में इन्हीं के स्वागत के लिए क्या होता है, हमारे मुंबई में किसका निर्माण किया जाता है, हमारा जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो आपका एक प्रश्न का ऑपरेशन इस तरीके से हुआ, दिल्ली दरबार लगा था 1911 में लगता है, भारत के वाइसरॉय हार्डिंग द्वितीय थे, उस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन करना कब तय किया गया था, 1905 में। और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कब किया गया था, 1911 में। और भारत की राजधानी स्थानांतरित कब होती है, दिल्ली कब बनती है, तो 1912 में बनती है। और मुंबई में उस समय किसका निर्माण किया गया था बच्चों, आपसे यदि प्रश्न पूछता है तो गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो यहां पर आपके लिए जीएस के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उत्तराखंड के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अंत में आपके लिए कुछ हिंदी के भी प्रश्न यहां पर रखे गए हैं। तो धैर्य बनाए रखिएगा और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल कीजिए, क्योंकि कई सारे प्रश्न आपके यहां पर एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। मौर्य वंश के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मौर्य वंश की बच्चों स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना, मौर्य वंश के द्वारा, मौर्य वंश की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा होती है। तो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि चाणक्य की जो इंसल्ट है, चाणक्य की जो बेइज्जती है वो किसके द्वारा की गई थी, घनानंद के द्वारा की गई थी। घनानंद कौन था, नंद साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो उसको समाप्त करने के लिए जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, चाणक्य, कौटिल्य जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। तो मौर्य वंश का बच्चों संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र होता है वो बिंदुसार है, फिर उसके बाद हमारा अशोक आता है, फिर अशोक के बाद अंतिम रूप से हमारा जो अशोक था, अशोक के बाद हमारे बाद में अंतिम रूप से हमारा जो शासक आता है, इसका संस्थापक तो हमारा कौन हो गया, अशोक हो गया। अंतिम जो शासक था वो कौन था, बृहद्रथ। अंतिम जो शासक है वो कौन आता है, बृहद्रथ। अब अंतिम शासक है तो इसकी हत्या या इसका गायब होना क्या था, तो इसकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, जो शुंग वंश का संस्थापक है या ब्राह्मण वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। इसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है बच्चों, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किसकी हत्या की जाती है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी का प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है वो कौन था, चाणक्य या कौटिल्य, इन्हीं का नाम है, ठीक है ना। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है हमारा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। इनकी चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो इसका जो संस्थापक का, मौर्य वंश का अंतिम शासक है, चंद्रगुप्त है, अशोक है, बृहद्रथ है या सदवंत है, तो कौन है हमारा, बृहद्रथ। इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर इसका ये सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, खजुराहो स्मारक समूह
एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि कहां स्थित है? तो बच्चों ये हमारा कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में? तो बच्चों हमारा एक कहां स्थित है? ऑप्शन तो इसका क्या हो गया? ए सही हो गया। अब यदि मैं आपसे बताता हूं यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को की यदि हम बात करते हैं, यूएनएससीओ, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों इसकी स्थापना कब होती है? ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1945 में। अब इसके द्वारा बच्चों विश्व की जो ऐसी जो स्थल है, हेरिटेजेस है, ऐतिहासिक जो भी स्थल है, धरोहर है, हेरिटेज मतलब धरोहर, उन धरोहरों को संजोने का काम किया गया था 1972 में। तो इसने जो हमारी हेरिटेज है ना, हेरिटेज है, इसी को क्या कह रहे हैं हम? धरोहर, इसको संरक्षित करने का काम, ठीक है, करने का काम शुरू कब से किया था? तो 1972 के जो अधिनियम निकाला गया इसके द्वारा, इसलिए विश्व की जितनी भी धरोहरें हैं उन्हें संरक्षित करने का काम किया था। ठीक है ना? तो 1983 में बच्चों भारत के सबसे पहले, भारत में 1983 में भारत की धरोहरों को शामिल किया गया। ठीक है, धरोहरों को क्या किया गया? शामिल किया गया। अब उसमें से आपने सुना होगा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, और उसी के साथ आपने सुना होगा ताजमहल। तो इन सभी को बच्चों कब शामिल किया जाता है? हमारे 1983 में। ठीक है ना? तो इसमें कौन कौन सा किया जाता है? अजंता की गुफा, एलोरा गुफा, ठीक है, और इसी के साथ हमारा आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, और एक हमारा ताजमहल। तो इन सभी को बच्चों कब शामिल किया जाता है? 1983 में। और जो हमारा खजुराहो के जो स्मारक हैं, खजुराहो के स्मारकों को कब शामिल किया गया था? तो इन्हें शामिल किया गया था 1986 में। ठीक है, यहां पर इस प्रश्न का ये उत्तर सही होगा। तो हमारा यूनेस्को के बारे में और हमारी अन्य जानकारियां आपके सामने है। अगला, बैठकी होली। तो ये प्रश्न बनता है बच्चों उत्तराखंड का। तो यहां पर प्रश्न है, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है कहां की? जौनसार की, टिहरी की, रुद्रप्रयाग की, या अल्मोड़ा क्षेत्र में? तो जो उत्तराखंड में बच्चों बैठकी होली, बैठकर किए जाने जो वाली होली है, उत्तराखंड में पिछली बार पूछा गया है। ये सारे के सारे आपसे पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अल्मोड़ा क्षेत्र की, हमारे अल्मोड़ा जनपद की जो हमारी जो सांस्कृतिक राजधानी है उत्तराखंड की, वहां की जो बैठकी होली है आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा को किस नाम से जानते हैं? सांस्कृतिक राजधानी, बाल मिठाई का घर। ठीक है ना? और कुमाऊं की जो राजधानी हुआ करती थी 1563 के बाद चंद्र राजवंश की, वो हमारी कौन सी है? अल्मोड़ा। और वहीं की बैठकी होली और पहाड़ी रामायण भी प्रसिद्ध है। अगला आपसे पूछ रहा है बच्चों, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर का मतलब क्या होता है बच्चों? गोल्डन टेम्पल। ऑन विच लेक द गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड? अमृत सरोवर झील, स्वर्ण झील, हरिके झील, या सुखना झील? तो बच्चों अमृतसर में बच्चों हमारा क्या है? पंजाब के अमृतसर, यहां पर क्या है हमारा? गोल्डन टेम्पल। ठीक है ना? स्वर्ण मंदिर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। तो ये जो स्वर्ण मंदिर है बच्चों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे जो सिख धर्म के जो अनुयायी लोग हैं, उन भाइयों का क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। और ये स्वर्ण मंदिर के लिए जो भूमिदान है बच्चों, ये भूमिदान किसने किया था? अकबर ने। स्वर्ण मंदिर की जो मंदिर का भूमिदान किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया, अकबर ने करवाया था। ठीक है ना? इनके जो गुरु अमरदास थे, उनको इन्होंने क्या किया था? दान किया था। और इस पर जो सोना चढ़ाने का काम है, स्वर्ण मंदिर पर सोना किसने चढ़ाया? जो राजा रणजीत सिंह थे, राजा रणजीत सिंह। ठीक है ना? एशिया के जो सबसे दूसरे शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था वाले जो शासक थे, कौन? राजा रणजीत सिंह, पंजाब के बहुत प्रसिद्ध राजा थे। फिर उनके बाद उनका जो सबसे छोटा पुत्र था दिलीप सिंह, उनको क्या कर दिया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा परास्त कर दिया जाता है। तत्पश्चात हमारे अंग्रेजों के पंजाब पर भी अधिकार आते हैं। वरना उससे पहले जो राजा रणजीत सिंह थे, उनके शासन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनके सत्ता को हटाने का समर्थ किसी के अंदर नहीं था। तो हमारा जो हमारा स्वर्ण मंदिर है, ये किस झील के तट पर है बच्चों? तो अमृत सरोवर झील। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किस झील के तट पर है ये? हमारा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अमृत सरोवर झील। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों कि किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो प्रश्न 2024 का 25 का न पूछकर सीधे आपसे पूछ रहा है 2023 का। ठीक है ना बच्चों? तो हमारे जो भारत के राष्ट्रीय खेल है,
नेशनल जो गेम्स हैं, ठीक है ना, इनका आयोजन प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। तो जब आपसे बात किया जा रहा है 2023 की, तो इनका जो आयोजन था 2023 में, इनका आयोजन था वो कहां किया गया था? गोवा में किया गया था। और यहां पर इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था? गोवा का मोगा। इसका मोगा क्या था बच्चों? शुभंकर था। बट अब ये हमारा जो लेटेस्ट हुआ है, वर्तमान में हुआ है, वो कौन सा हुआ है? नेशनल गेम्स 2025 में हुए। अब ये आयोजक कौन था इसका? हमारा उत्तराखंड था। ठीक है, उत्तराखंड था। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था बच्चों? तो मौली, जो हमारा मोनाल पक्षी है उत्तराखंड का राज्य पक्षी, उससे इंस्पायर्ड पक्षी था। और इसी में जो मसाल थी, ठीक है, मसाल का नाम क्या था? तो तेजस्विनी। तो ये हमारा करंट अफेयर का प्रश्न बन गया है। इसका होस्ट कौन था? उत्तराखंड था। और इसका शुभंकर क्या था? मौली था। मसाल का नाम तेजस्वी था। अगला जो हमारा नेशनल गेम्स होने वाला है वो मेघालय में होने वाला है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न आपके लिए जानबूझ कर लाया गया कि 2025 का यदि आप याद रख रहे हैं और पूछा अगर 23 का गया, तो आपको याद रखना चाहिए जो हमारा गोवा बॉम्बी मिल, जो हमारा गोवा है, गोवा में हुआ था इसका। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा शुभंकर और जो हमारा आयोजक है कौन था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों आपसे, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? बौद्धिक विकास, जैसे आप देखते हैं कि किसी भी चीज का इनोवेशन है। जैसे इनोवेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे आप मोबाइल की बात करते हैं, आप घड़ी की बात कर रहे हैं, आप माइक की बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तु की यदि आपने निर्माण करने को देखा, तो उस व्यक्ति ने जिसका निर्माण किया, तो वो व्यक्ति ने अपनी मानसिक उपज के कारण ही उसका निर्माण किया। ठीक है ना? तो उस उपज में भारत का कौन सा अभी वर्तमान में सूचकांक या इंडेक्स में स्थान है? तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो 40वां है, 43वां है, 45वां है या 39वां है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों कौन सा है? हमारा 39वां, 39th क्वेश्चन है। इसको जो जारी करता है, इसको जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जारी करता संस्था, इसका नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है ना, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। तो आपका ऑप्शन यहां पर डी क्या हो रहा है? सही है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है वीपीडीओ में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडेक्स कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न बच्चों आपके लिए है, मृणालिनी साराभाई किस कला से संबंधित हैं? पट्टचित्र से, तंजौर पेंटिंग से, भारतनाट्यम से या मधुबनी पेंटिंग से? तो मृणालिनी साराभाई कौन है? विक्रम साराभाई, जो भारत के जो स्पेस इनोवेटर है, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस, तो उनका नाम क्या है? हमारा विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई की पत्नी कौन है? हमारी मृणालिनी साराभाई। तो वो उनका संबंध है बच्चों भरतनाट्यम से। उनका संबंध किससे है? हमारा भरतनाट्यम से है। ठीक है, भरतनाट्यम का भ मतलब भाव, र से राग, त से ताल। तो भारत के जो कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? अभी कुल 8 हैं। कौन कौन से हैं जरा एक बार देख लेते हैं। भारत का एक बार नक्शा बनाकर हम इसे जरा इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ भारत है। कुल हमारी जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, जरा इस तरीके से देखें। तो जो हमारा तमिलनाडु है बच्चों, यहाँ पर तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में क्या है? भरतनाट्यम। केरल में क्या है बच्चों? केरल में 2 हैं, एक तो है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है बच्चों, तो वो कहां से संबंध रखता है? हमारे आंध्र प्रदेश से। और यहीं पर ऊपर पर है ओडिशा। ओडिशा का क्या हो गया? ओडिसी। ठीक है, यहां पर है हमारा असम। असम का कौन सा शास्त्रीय नृत्य हो गया? सत्रिया। सोनल मानसिंह प्रसिद्ध हैं। यहां पर है मणिपुर, तो मणिपुर का क्या हो गया? मणिपुरी। उत्तर भारत, उत्तर भारत का क्या हो गया बच्चों? कथक, जिसमें बिरजू महाराज, लक्षण महाराज, अच्छन महाराज। तो कुल हमारे कितने हो गए जरा इनको गिनिए। तो पहला हो गया हमारा भरतनाट्यम, दूसरा हो गया हमारा कथकली, तीसरा हो गया मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी अट्टम है बच्चों, ठीक है ना, मोहिनी अट्टम। अट्टम का मतलब होता है नृत्य। और कुचिपुड़ी चौथा,
पांचवा ओडिसी, छठा मणिपुरी, सातवां सत्रिया, आठवां कथक। ठीक है ना। और यहीं पर एक जो बिहार, छत्तीसगढ़ और जो झारखंड का क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में किया जाता है छऊ नृत्य। तो वर्तमान में हमारा जो संगीत नाट्य अकादमी है उसके द्वारा जो भी हमारे शास्त्रीय नृत्य उनकी संख्या कितनी है? 8। तो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? हमारे भरत नाट्यम से। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। भारत के शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय जो भाषाएं हैं, वर्तमान में 8 शास्त्रीय हमारी भाषाएं हैं, उन्हें भी याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार से संबंध रखता है? त्योहार शुद्ध लिखेंगे। त्योहार से हुआ है तो बैसाखी से संबंधित है, गुरु नानक जयंती से संबंधित है, दिवाली से संबंधित है, या होली से संबंधित है? तो बच्चों आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 का वह भयावह दिन, कौन सा दिन था? ये बैसाखी का दिन था। ठीक है ना, बैसाखी का दिन था, जिसमें क्या होता है, जनरल आर डायर क्या कर देता है? जलियांवाला बाग में निहत्थी जनता, निहत्थी आंदोलनकर्ता जनता, निहत्थी शांत आंदोलन करती जनता पर गोली चलाई। ठीक है ना। तो ये किसका विरोध कर रहे थे? ये विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट था क्या बच्चों? ना अपील, ना वकील, ना दलील का जो हमारा रॉलेट एक्ट था, मतलब बिना किसी कारण वजह, बेवजह ही अगर किसी पर शक होता है देशद्रोही के लिए तो उसे उठाकर सीधे जेल में डाल दिया जाता था। तो ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा दिन था? तो यहां पर प्रश्न ए का ऑप्शन क्या हो गया? इसका उत्तर ए सही हो गया। अति महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में अपना बिल्कुल कंजूसी न दिखाइएगा। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, सतत विकास लक्ष्य 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? फिर हमारा करंट अफेयर आ गया, और इस करंट अफेयर में आपसे ये कई बार पूछा जा सकता है। तो क्या 111वां है, 112वां, 131वां या 99वां? तो बच्चों एसडीजी इंडेक्स कहा जाता है इसे। क्या बोला जाता है? एसडीजी इंडेक्स। तो एसडीजी के लक्ष्य थे बच्चों 2015 से लेके 2030 तक विश्व को क्या बनाना है? सतत विकास की ओर ले जाना है। इनके लक्ष्य कितने हैं बच्चों? तो ये लक्ष्य पूछ लेता है कभी, 17 लक्ष्य हैं कुल, जिसमें से सबसे पहला क्या है? जीरो पॉवर्टी। दूसरा क्या है? जीरो हंगर। तो इस तरीके से हमारे कुल 17 लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों में आपसे पूछ रहा है कि भारत की जो एसडीजी रैंक है वो कितनी है? पहली बार बच्चों 100 से कम आई हुई है। ठीक है, ध्यान देना। ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है। भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 99। भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 99। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। ठीक है। और जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें कितना है? 131 है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। और संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया? अंतरराज्य की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368। तो यहाँ पर जो बच्चों अंतरराज्यीय परिषद है, इंटर स्टेट काउंसिल कहा जाता है इसे। इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्थापना है वो तो की गई है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 263 में। इसका उल्लेख तो कहां हो गया? अनुच्छेद 263 में। तो अंतरराज्यीय परिषद है जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है ना। इसका उल्लेख कहां किया है? कहा मैंने आर्टिकल 263 में। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसका कार्य क्या होता है? तो राज्यों के मतभेद, उनके बीच का जो डिस्प्यूट होता है उन्हें सॉल्व करना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 360 किससे संबंध रखता है? वित्तीय आपात, भारत का जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है। अनुच्छेद 368 किससे संबंध रखता है? तो संविधान संशोधन। और ये हमारा किससे है? जो हमारा आपातकाल लगता है, तो आपातकाल के समय जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 365 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 300 जो 63 है, 263 है, वो किससे संबंध रखता है? इंटरस्टेट काउंसिल। तो आज का अगला प्रश्न आता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। इसका उल्लेख कहां गया है बच्चों? तो इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 में किया गया है। अर्थात ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
क्लियर हो गया? तो ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। इसका जो अध्यक्ष होगा और जो इसके सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, इनकी जो नियुक्ति है, तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और रिमूव तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको पद से हटाया जाता है। और यदि इसके स्थान पर अगर आपसे पूछता है कभी राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये बच्चों कार्यकाल भी लिख लो इनका। इनका कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। परसों आपको मैंने इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताया था, तो आज आप किसके बारे में लिख लेंगे? जो हमारे यूपीएससी हैं, यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है उनके बारे में, ठीक है ना? ये हेड या चेयरपर्सन कहते हैं इनको। वर्तमान में हमारे यूपीएससी हेड कौन है? वर्तमान यूपीएससी हेड, ये भी पूछ लेता है कभी, तो वो है डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए और महत्वपूर्ण बन गया। तो और इसी के स्थान पर मैं आपसे बात कर रहा था किसके बारे में? हमारे राज्य लोक सेवा आयोग, यूकेपीएससी, लोक सेवा आयोग। तो उत्तराखंड में क्या है? यूकेपीएससी। अब इसका उल्लेख कहां किया गया है बच्चों? ये भी संवैधानिक संस्था है, तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 315 में। सदस्यों का जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। और रिमूव किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर राष्ट्रपति आएगा, ध्यान देना। नियुक्ति तो हमारे राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा होती है, पर रिमूव किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या पूछ रहा है? रिमूव किसके द्वारा किया जाता है उनको उनके पद से? तो राष्ट्रपति के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया का जो पालन है किसके लिए होता है? हमारे राष्ट्रपति के लिए होता है। इंपीचमेंट आर्टिकल 61। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आगे को और बढ़ने जा रहे हैं हम, तो आप सभी लोग हर प्रश्न को डिटेल के साथ नोट करेंगे। क्या पता इस बार आपका प्रश्न और फिर से आपके सामने आ जाएगा। तो कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है? बरसात। विच सॉन्ग इज रेनी सीजन सॉन्ग? तो थड़िया डांस है, चौमासा गीत है, फोफली नृत्य गीत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों चौमासा। चौमास वैसे ही सुनने में आ रहा है ना कि बरसात के मौसम में, जैसे अभी वर्तमान में हमारा जो समय चल रहा है, बारिश आ रही है बहुत ज्यादा, तो बरसात के मौसम को ही हम क्या कहते हैं? पहाड़ी में चौमास आ गया कहते हैं। ठीक है ना? चौमास का मतलब अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, अत्यधिक बारिश का होना अतिवृष्टि कहलाती है। तो अत्यधिक वर्षा का होना क्या कहलाता है बच्चों? चौमासा कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के विकल्प को क्या करिए? चुनिए। तो आपसे इनमें से पूछ रहा है सूची 1 में सुंदर डूंगा, डोकरियानी, नामिक और खतलिंग। तो बच्चों आपसे ये पूछ रहा है ग्लेशियर्स। ये क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फीले जो पहाड़ होते हैं उनको ग्लेशियर कहा जाता है। और ये क्या हो गई? जिले। उत्तराखंड का प्रश्न है। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? सुंदर डूंगा का संबंध किससे होगा? मैच द फॉलोइंग। डोकरियानी का संबंध किससे होगा? मैच द फॉलोइंग। नामिक और खतलिंग का जो संबंध है किससे होगा? तो यदि मैं बात करता हूं आपसे, तो सुंदर डूंगा, तो सुंदर डूंगा का संबंध किससे है हमारा? सबसे पहले तो बागेश्वर से। डोकरियानी ग्लेशियर का संबंध है हमारा उत्तर प्रदेश से। और नामिक ग्लेशियर का संबंध है हमारा पिथौरागढ़ से। खतलिंग ग्लेशियर का संबंध है हमारे टिहरी से। तो 1 का 2, 2, 1 का 2, 3, ठीक है, 2 का 1, 2 का 1, ऑप्शन डी। यहीं पर आ गया हमारा, ऑप्शन डी मिल गया हमें। ठीक है ना? तो हमारे ग्लेशियर भी कई महत्वपूर्ण है। ग्लेशियर, झील, पर्वत, पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो उन प्रश्नों पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ये हमारा उत्तराखंड का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूची 1 को फिर ये सूची सुमेलित करने वाला हो गया। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है देवीधुरा की समाधियां, हुडली के शैल चित्र, लाखू उडियार, गोरखिया उडियार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, इनमें से किससे संबंध रखता है? तो देवीधुरा के समाधि, देवीधुरा के बारे में आपने सुना होगा कि ये कहां से संबंध रखती है? चंपावत से। हुडली, जो हमारे काले रंग के जो चित्र मिलते हैं हमको, कहां से मिलते हैं? उत्तरकाशी से। लाखू उडियार, अल्मोड़ा, सुयाल नदी के जो दाया तट है, मैंने आपको बताया था, एमपी जोशी ने खोज की थी। गोरखिया उडियार बच्चों चमोली से। तो 1 का 3, 1 का 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ठीक हो गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन 1, 3 मिलते ही हमारा क्या हो गया? कहीं पर नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्थल भी पूछे जा रहे हैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और आपसे ग्लेशियर भी पूछे जा रहे हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है निम्नांकित में से, अभी आ गया बच्चों हिंदी का। अभी किसका विषय हो गया? हिंदी। अब हिंदी भी अति महत्वपूर्ण है, 20 नंबर की तो आपसे हिंदी पूछी जाती है।
40 नंबर की उत्तराखंड पूछी जाती है, और हमारा जो अन्य बचे हुए जो टॉपिक हैं उनसे हमारा जीएस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों अर्ध विराम, तो यहाँ पर विराम चिन्ह से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो विराम चिन्ह में बच्चों सबसे पहले बोल रहा है कि अर्ध विराम को पहचानिए। तो जो कॉमा है बच्चों, कॉमा को हिंदी में क्या कहा जाता है, हमारा अल्प विराम। क्या कहा जाता है, अल्प विराम। और जो हमारा बिंदी और नीचे से कॉमा लगता है ना, इस तरीके का दिख रहा होगा आपको, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, अर्ध विराम। क्या कहते हैं इसको, अर्ध विराम। और जो दो बिंदे लगे रहते हैं इन्हें क्या कहते हैं, उपविराम। क्या कहते हैं, उपविराम। अगला क्या कह रहा है, समानता बोधक चिन्ह। समानता बोधक चिन्ह, ठीक है ना, मतलब इक्वल, इक्वल का जो साइन है। तो इसमें आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, अर्धविराम के बारे में पूछ रहा है। तो अर्धविराम कौन सा है, हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो विराम चिन्हों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, यूकेएसएससी नहीं पूछा हुआ है ये। अगला प्रश्न आपके सामने है, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है, इस वाक्य में दो उद्देश्य एक विधेय है, इस वाक्य में उद्देश्य है परंतु विधेय नहीं है, उपयुक्त का कथन गलत है। तो बच्चों वाक्य की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, वाक्य की यदि मैं बात करता हूं तो वाक्य क्या होता है, जो शब्दों का संग्रह, ठीक है ना, शब्दों का जो सार्थक संग्रह है उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो उसी में यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं निर्मला झाड़ू लगाती है, तो इसके महत्वपूर्ण दो अंग होते हैं बच्चों। क्या होते हैं वो दो अंग, एक तो होता है हमारा उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। क्या होता है, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में, ठीक है ना, यहां पर किसके बारे में कहा जा रहा है, निर्मला के बारे में कहा जा रहा है। और दूसरा विधेय, विधेय का मतलब क्या है, जो अतिरिक्त बातें कही जा रही हैं, जो अतिरिक्त बातें कही जाती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों एक आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्मला झाड़ू लगाती है, झाड़ू कौन लगाती है, निर्मला, और झाड़ू लगाती है। तो एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा है, एक ही उद्देश्य के द्वारा जो काम किया जा रहा है, वो हमारा क्या है, एक वाक्य बना रहा है। तो इसमें बच्चों एक निर्मला हमारी क्या हो चुकी है, यहां पर निर्मला हो गई है हमारा उद्देश्य, और विधेय क्या होता है, झाड़ू लगाती है, ये झाड़ू हो गया, झाड़ू लगाती है। तो यहां पर बच्चों आपको एक उद्देश्य मिला और एक उसी के बारे में जो कथन दिया जा रहा है उसे हमने विधेय कहा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, हाँ, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा निर्मला का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाक्य के बारे में भी आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां रखने वाले हैं, तो आगे को बढ़ेंगे। तो मुझे गाँव गाँव बिराऊ हानि हासी खेड़ा, ये क्या हो गया, मुझे, अच्छा ये होगा, इसका था कि मूसक गाँव गाँव, ठीक है ना, मूस मतलब क्या होता है, चूहा, मूसक गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी खेड़ा, मतलब खेला। वो क्या करता है, जो बिल्ली जो है चूहे के साथ बहुत खेल रही है, और जो चूहा है उसके गले गले आ रखी कि अब ये मुझे कब मारेगी। आपने देखा होगा ना, जब बिल्ली को देखते हैं तो बिल्ली क्या करती है, कभी दाएं से मारती है चूहे को, कभी बाएं से हाथ से मारती है, पर जो चूहा है वो हाथ मांग सोच रहा होता है कि कब मुझे मारेगी, कब मुझे छोड़ेगी, वो भागने की कोशिश करता है तो बिल्ली उसके साथ खेलती है कि नहीं है। तो वही कह रहा है कि मुझसे गाँव गाँव बिराव खानी हंसी खेला, तो उसके जो खेल चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति में क्या उत्तर दिया जा रहा है, चूहे बिल्ली का खेल खेलना, मुसीबत में खुश रहकर संकट में हंसते हंसते झेलना। तो क्या चूहा हंसते हंसते झेलता है उसको। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका मजाक बनना। जिंदगी एक खेल है जिसे संकट और खुशी के वक्त में संभाव में जीना चाहिए। यहां पर जो बात की जा रही है वो चूहे के बारे में कही जा रही है बच्चों, है ना, कि चूहे की क्या आ रखी है, गले गले तक आ रखी है और बिल्ली वहां पर अपना खेला खेल रही है। तो इसमें क्या है कि चूहे के बारे में बताया जा रहा है कि मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति संकट में होना, मुसीबत में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या है, संकट में है, परंतु अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसका मजाक, बिल्ली खेल रही है और हम बिल्ली को देख के खुश हो रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी के प्राण की यहां पर बात है, तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन होते हैं, कितने नासिक के व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन की हम बात करते हैं तो आपने व्यंजन पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, व्यंजन पढ़े होंगे। तो व्यंजन में आपने पढ़े होंगे क्या, स्पर्शी व्यंजन। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हम अभी आई बटन पर अभी क्लिक कीजिएगा, हमारा हिंदी का एक वीडियो बना हुआ है, उसमें स्वर और व्यंजन को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। स्वर व्यंजन से संबंधित हमने कई सारे संबंधित प्रश्न किए हुए हैं और संधि से भी संबंधित कई सारे प्रश्न किए हुए हैं, तो एक बार उसमें जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले कौन सा आता है, क वर्ग, फिर चौ वर्ग, फिर टौ वर्ग, फिर तौ वर्ग, फिर पौ वर्ग। जब क का हम अंतिम में जाते हैं तो क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो हमारे बच्चों इन्हें क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाता है, इनको पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन, जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 5, 2 3 4 5। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया, ठीक है। उसमें मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को महाप्राण, अल्प प्राण और जो इसमें अंतस्थ व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन है, इनके बारे में भी बताया है। तो अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहा है, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या होता है। मतलब यहां से आपसे पूछ रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। यूकेएसएससी ने कई बार पूछा हुआ है ये प्रश्न, इस तरीके से जो अनेक प्रश्नों के लिए एक शब्द है, ये कई बार पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या होगा, क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का काल, या क्रमबद्ध इतिहास के मध्य का काल, क्रमबद्ध इतिहास में अर्वाचीन काल का, या क्रमबद्ध इतिहास से संबंध रखने वाला। तो बच्चों इतिहास, मैंने जब आपको इतिहास का एक पॉइंट पढ़ाया था पहले, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इतिहास जब शुरू हो रहा होता है तो मानव आदम की तरह जी रहा होता है, मतलब बंदर की तरह जी रहा होता है ना। तो उसको जब हम देखते हैं तो वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, जब वो इवोल्यूशन की ओर जा रहा होता है, अपना विकास कर रहा होता है, तो उस काल को कहते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। तो क्रमबद्ध इतिहास कब आएगा, जब उसके लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होंगे, जब वो लिखना शुरू करेगा, पढ़ना शुरू करेगा, तब जाके हमारा क्रमबद्ध इतिहास आता है। तो क्रमबद्ध इतिहास से पहले का काल हमारा क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो ये टॉपिक हमारा पहला प्रश्न क्या, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने कुल मिला के जितने भी प्रश्न किए, ये सारे के सारे लेटेस्ट यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के जितने भी पैटर्न्स हैं उन पर आधारित है। तो आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा और खुद को जरूर आंकिएगा। और आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, अगली वीडियो हमारा इसी तरीके की आएगी, काफी सारी इंफॉर्मेटिव आएगी। आप सभी लोगों का यहां तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।